हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो 2013 कंपनीज एक्ट का हम चैप्टर नंबर 8 कवर करने वाले हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जाम। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर को टारगेट कर रहे हो सेबी ग्रेड ए में, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कंपनीज एक्ट में ये वाले सारे चैप्टर्स को कंप्लीटली अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो, जो चैप्टर नंबर 8 है कंपनीज एक्ट का, वो किसके बारे में बताता है? वो हमें डिविडेंड, जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं अपने शेयर्स के ऊपर, उसको डिक्लेयर कैसे करना है और डिविडेंड्स की पेमेंट कैसे होगी उसके बारे में बताता है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 8 इज ऑल अबाउट डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और इसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे? सेक्शन 123 से लेके, अगर हम एंड तक जाके चेक करें एक बार 123 से, आपको ये साथ में लर्न होना चाहिए, अगर इसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 123 से लेके सेक्शन 127 तक। हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 123 से। 123 और 124 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये किसके बारे में डील करता है? 123 तो ये बताता है कि डिविडेंड को डिक्लेयर कैसे करेगी कोई भी कंपनी, और 124 ये बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और कुछ जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं हुआ, तो एक अकाउंट खोलना पड़ेगा सेपरेट, और उस अकाउंट का नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इतना क्लियर हो गया सबको? सो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कब होगा, कैसे होगा? सो ऑब्वियसली कंपनीज जो डिविडेंड देती हैं वो ऐसी नॉर्मली तो दे नहीं देती, तो जब कंपनीज को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के बाद वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। सो डिविडेंड कैसे कैसे डिक्लेयर हो सकता है? डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम डेप्रिसिएशन के बिफोर प्रॉफिट को मानेंगे या आफ्टर डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट्स को मानेंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर होता है। सो ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा वे क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गारंटी प्रोवाइड कर देती है रिगार्डिंग द डिविडेंड। सो आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, डिविडेंड कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन परसेंटेज ऑफ अ गारंटी, उसमें भी दिया जा सकता है। बट उसमें ये जरूरी है कि जितना भी परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट है वो रिजर्व्स में रखा जाए। सो इसकी ये कंडीशन हो जाती है कि अगर इन केस आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है क्योंकि उन्होंने गारंटी दी हुई थी, उस केस में उस स्पेसिफिक परसेंटेज को एक रिजर्व में लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नंबर 1, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। नंबर 2, इट कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अब कई बार कंपनीज क्या करती हैं, जरूरी नहीं कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जब उनको प्रॉफिट्स के बारे में पता लग जाता है तभी वो डिविडेंड निकालती हैं, कई बार वो बीच में भी दे देती हैं। सो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। सो उसमें क्या होता है, द कंपनीज में डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस पड़ा होता है, उस बेसिस पर कंपनी किसी साल के दौरान इंटरिम डिविडेंड्स भी दे सकती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी कंपनी का सपोज 100 का शेयर है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम 5 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, ईच शेयर होल्डर्स को हम 5 रुपीज एज अ डिविडेंड दे रहे हैं। सो कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, बेशक वो इंटरिम डिविडेंड हो या बेशक वो नॉर्मल डिविडेंड हो, कंपनी को जितना भी पैसा डिविडेंड का बनता है सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ओके, तो जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसको डिविडेंड का जितना भी पैसा बनता है, सपोज 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं उसके और 5 रुपीज उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो कितना पैसा बैठा? 5 लाख रुपीज बैठा, वो उनको सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में, उनके मतलब सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। जब उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसके कितने दिन के अंदर अंदर? 5 डेज के अंदर अंदर। ये जो टाइम पीरियड्स होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट के। सो उनको कितने डेज के अंदर अंदर वो सारा पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में देना पड़ेगा? 5 डेज के अंदर अंदर। क्या वो डिविडेंड कैश में दे सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं, डिविडेंड इज नॉट पेएबल एक्सेप्ट इन कैश। ठीक है, नॉट बी पेएबल एक्सेप्ट इन कैश, मतलब को हम कैश में डिविडेंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब उसको उनको कैश में नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट मतलब फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मैंने जैसे आपको बताया ऊपर कि उनको 5 डेज के अंदर अंदर वो सारा पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। बट जब उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने वो पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं दिया,
5 डेज तो उनको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाने में लगे, 5 डेज के अंदर अंदर तो उनको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है। बट जिस डेट को डिक्लेयर हुआ, मतलब 25 डेज ही रह गए उसके बाद तो चलो, तो उस दिन के अंदर अंदर उनको वो पैसा शेयर होल्डर्स को देना है 30 डेज के अंदर अंदर। बट अगर वो 30 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को नहीं दे पाते तो विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दैट 30 डेज, कि जब वो 30 डेज एक्सपायर हो जाते हैं उसके 7 दिन के अंदर अंदर जितना पैसा वो अनपेड रहा वो एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उस स्पेशल अकाउंट का नाम क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आप मेरी बात समझो, जैसे उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5 दिन के अंदर अंदर उनको वो पैसा एक स्पेशल अकाउंट में रखना है, रख दिया। उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर वो ट्राई करेंगे कि जब उन्होंने डिक्लेयर करा था डिविडेंड, 30 डेज के अंदर अंदर वो पैसा शेयर होल्डर्स को मिल जाए। इन केस वो पैसा नहीं दे पाते तो 7 दिन के अंदर अंदर जब वो 30 डेज का पीरियड एक्सपायर हो जाता है उनको वो सारा पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है। वो एक स्पेशल अकाउंट होगा क्योंकि वो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। एक तो कंपनी को ये काम करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको डिक्लेयर करे हुए 90 डेज हो गए, 90 डेज का मतलब 3 महीने के लगभग हो गया, तो उनको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि ये लोगों के नाम हैं, ये उनके लास्ट नोन एड्रेसेस हैं और इतना उनका अनपेड डिविडेंड है, और वो जितना भी सारी डिटेल है वो कंपनी को अपनी वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी। ताकि कई बार क्या होता है, कईयों को पता ही नहीं होता कि हमारे बड़ों ने शेयर्स ले रखे हैं या कुछ भी, तो उनको अगर वो चेक करते हैं कुछ होता है तो एक बार कंपनी अपनी एंड से सेफ साइड पे हो जाती है कि हाँ हमने तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा है और ये डिविडेंड अनपेड है, इन्होंने क्लेम नहीं करा है, व्हाटएवर। ये सब चीजें वो स्पेसिफाई कर देंगे अपनी कंपनी की वेबसाइट पे। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर देती है पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपनी किसी भी एंड से डिफॉल्ट कर देती है कि वो पैसा 30 डेज के बाद, जब 7 डेज का पीरियड भी निकल जाता है उसके बाद वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा नहीं डालती, तो कंपनी को इंटरेस्ट चार्ज करेगी। 12% पर एनम के हिसाब से कंपनी पे इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, और वो सारा पैसा, वो जितना भी इंटरेस्ट का पैसा होएगा वो कहाँ पे जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ये फंड का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नाम को रट लो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। और कंपनी अगर ट्रांसफर में फेल हो जाती है, कंपनी को 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपीस तक का फाइन लग सकता है, और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी को 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है। इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, हम आफ्टर डिप्रिसिएशन को प्रोवाइड करके डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा चला जाता है अगर डिविडेंड शेयर होल्डर्स तक नहीं पहुंचता, साथ में उनको वेबसाइट पे भी डिक्लेयर करना पड़ता है। और अगर वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भी पैसा नहीं डालते, 12% पर एनम की रेट से उनको पेनल्टी लगती है, और वो सारा पैसा कहाँ जाता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। अभी हमने चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन नंबर 123 कर लिया एंड सेक्शन नंबर 124 कर लिया। क्लियर हो गया सबको? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 125 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमें सेक्शन 125 बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फंड है। ठीक है, कौन एस्टैब्लिश करता है इस फंड को? सेंट्रल गवर्नमेंट इस फंड को एस्टैब्लिश करती है। अब ऑब्वियसली इस फंड में पैसे कहाँ से आएंगे और इस फंड के जो पैसे हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज होंगे, बेसिकली हमें ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से जाननी है कि कैसे इस फंड में पैसा क्रेडिट होगा, दूसरा जो ये पैसा इस अकाउंट में आया है वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा कहाँ आएगा? कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स दे देती है, अमाउंट में बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द पे ऑफ ग्रांट्स, जब भी ड्यू अप्रोप्रिएशंस होती हैं बाय द पार्लियामेंट उससे पैसा आ सकता है। सेकेंडली कई बार डोनेशंस मिल जाते हैं फंड में फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ये पॉइंट्स तो नॉर्मल पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर कंपनी पैसा नहीं जमा करवाती तो उस केस में भी पैसा कहाँ जाता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ही जाता है। सो एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जब भी अनपेड डिविडेंड होगा कंपनी का, वो पैसा अगर वो नहीं ट्रांसफर कर पाती तो 12% इंटरेस्ट रेट लगता है और वो पैसा कहाँ जाता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाता है। कई बार क्या होता है, जनरल रेवेन्यू अकाउंट से भी अगर कुछ होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी इस फंड में आ जाता है। कई बारी जैसे पैसा कंपनी को रिसीव हुआ, ठीक है, अलॉटमेंट के लिए, और कंपनी उसको क्या कहते हैं, कंपनी ने अभी तब तक शेयर्स को क्या नहीं किया, अलॉट नहीं किया, या फिर वो अभी उनको रिफंड करने के लिए ड्यू है, तो वो पैसा भी इसी फंड में चला जाता है। कई बार कुछ डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स ऐसे होते हैं कंपनीज के जो मैच्योर्ड हो जाते हैं पर कंपनी अभी तक उनको पे आउट नहीं करती, वो भी पैसा तब तक इसी फंड में पड़ा रहता है। कई बार क्या होता है, फ्रैक्शनल शेयर्स बिकते हैं, फ्रैक्शनल सेल्स प्रोसीड्स होती हैं या फ्रैक्शनल शेयर्स वगैरह बिकते हैं, जैसे कभी बोनस शेयर्स इशू हुए, मर्जर्स हुए, अमैलगमेशन हुई, तो वो 7 या 7 साल से ज्यादा, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 या 7 साल से ज्यादा उनको हो जाते हैं और फ्रैक्शनल शेयर्स होते हैं तो वो पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, वो भी इसी फंड में चला जाता है।
कई बार क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्पशन की जो अमाउंट होती है अनपेड होती है या अनक्लेम्ड होती है फॉर मोर देन 7 ईयर्स, तो ये सब भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड में चला जाता है। सो क्या क्या चीजें इस फंड में आएंगी, डोनेशंस वगैरह तो आएंगे ही, ग्रांट्स भी आएंगे, जनरल अकाउंट का पैसा भी आ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद अनपेड डिविडेंड, अनपेड अलॉटमेंट या फिर रिफंड के लिए पैसा पड़ा है, मैच्योर डिपॉजिट्स का पैसा हो गया, फ्रैक्शनल शेयर्स का पैसा, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम हो गए 7 साल से ज्यादा किसी ने क्लेम नहीं करा, ये सारा का सारा पैसा कौन से फंड में जाएगा, हमारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब ये पैसा आपको पता लग गया कि आएगा कहां से, बट अब ये यूटिलाइज कहां होगा, फंड में पैसा आ गया फिर यूटिलाइज कहां होएगा। फंड का नाम क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। सो ऑब्वियसली वो क्या चाहेंगे इस फंड से क्या हो, मेन मकसद ही ये फंड हमने बनाया क्यों है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो एक तो ये जो पैसा इस फंड में आया है वो इस चीज के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। सेकेंडली, अगर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होते हैं, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, एप्लीकेशन मनी का फर्दर अलॉटमेंट हो जाता है या इंटरेस्ट वगैरह होता है, वो सब देने के लिए भी यूज होएगा। वो तो उस टाइम पीरियड के लिए हमने डाला था कि जब तक ये सब कुछ नहीं हुआ था, कहीं ये पैसा कहीं और यूज ना हो जाए, इसलिए सेफर साइड के लिए उस फंड में डाला जाता है। बट जब ये सब कुछ प्रोसेस दोबारा चालू हो जाता है तो ये पैसा यहाँ से निकाल लिया जाता है। कई बार क्या होता है, लीगल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उनके रीइंबर्समेंट के लिए इन द परसुइंग क्लास एक्शन सूट, उसके लिए भी इस पैसे को यूज किया जा सकता है। ठीक है, कई बार डिवेंचर होल्डर्स या डिपॉजिटर्स, अगर कई बार ट्रिब्यूनल इंस्ट्रक्शन दे देती है कि आपको ऐसे यूटिलाइज करना है, तो उनकी रिकमेंडेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। अब ये जो फंड है इसको चलाता कौन है, मतलब इसको कोई अथॉरिटी तो होगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाती है। तो फंड में क्या होता है, फंड का एक चेयरपर्सन होता है और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं दैट शुड नॉट बी मोर देन 7। सो एक चेयरपर्सन होता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सो फंड को मैनेज करने के लिए, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है एक चेयरपर्सन को और कुछ मेंबर्स को, और वो मेंबर्स 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। और इस सब की जो ऑडिटिंग है वो कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। मतलब इंडिया का जो सीएजी है वो ये सारा ऑडिट का काम देखता है इस अकाउंट का। ठीक है, क्लियर हो गया। बस अभी ये लास्ट ही छोटा सा हमारे सेक्शंस रह गए, सेक्शन 126 एंड सेक्शन 127 की राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर, बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन एम्बियंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, की जब तक ट्रांसफर नहीं होते तब तक उनका प्रॉपर उनको रखा जाता है सेपरेट में मैनेज करके। अब कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड देने में फेलियर कर देती हैं, तो उसमें क्या पनिशमेंट लगेगी। अगर तो डिक्लेयर ही नहीं करा, देखो फिर तो पनिशमेंट की बात ही खत्म होगी। बट अगर कंपनीज ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और डिविडेंड 30 डेज के अंदर अंदर पे नहीं किया, तो ऑब्वियसली पैसा तो जाएगा उसमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। पर पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं अगर कुछ वो इंटेंशनली कर रहे हैं, तो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में हैव टू फेस इम्प्रिजनमेंट की 2 साल की उसको सजा हो सकती है और 1000 रुपए एवरी डे का फाइन हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हर जगह हम 12% पढ़ते आ रहे हैं, बट अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती डिविडेंड और फेलियर कर देती है, तो कंपनी को क्या 12% की पेनल्टी लगेगी? नहीं, कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। इस केस में कितना लगेगा, 18% पर एनम की उसको डिफॉल्ट करने पे पेनल्टी लगेगी। आई होप मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ये सेक्शन पढ़ाने की कोशिश की है। सभी को चैप्टर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। आपको चैनल पे अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेबी ग्रेड ए कंपनीज एक्ट के नाम से, अगर किसी को भी रेफर करना है। ठीक है, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।